रेडी? कौन सा सम पहले बनाना है? 5 बनाना है। पहले 8 बनाओ, 5 सबसे लास्ट में, 8 के बाद सीरियली बनाते जाएंगे। फिनिश करना है बच्चों। हाँ चल जल्दी स्टार्ट। पढ़ लिए? क्या चीज में प्रॉब्लम हुई थी सबसे पहले? सैशे फिलिंग मशीन में आग लगी या क्या हुआ मालूम नहीं, शॉर्ट सर्किट हुई तो आग ही लगी मतलब अल्टीमेटली। और उस मशीन के बारे में लिखा है कि मशीन का कैरिंग अमाउंट 41 लाख था, लेकिन सीधा सीधा लिखा कि मशीन खुद इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट नहीं करता, तो ऑब्वियसली इंपेयरमेंट सीजीयू का करना होगा। तो ये पहला लाइन आपके सॉल्यूशन सीट में आएगा। अब आप सीजीयू का अगर आप कैरिंग अमाउंट देखोगे, पहले तो वो सीजीयू ढूंढना होगा जिसको ये मशीन बिलोंग करता है। उन्होंने ढूंढ के दिया है साफ साफ, है ना? क्या लिखा है बोलो तो? ग्रुप ऑफ असेट्स कंप्राइजिंग ऑफ दिस मशीन। द वर्ड देखिए, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट कंप्राइजिंग ऑफ दिस मशीन। साल का 54 करोड़ का कैश फ्लो है, वो 5.4 होना चाहिए, बट ठीक है 54 लिखा, हम लोग को क्या जाता है। और टोटल कैरिंग अमाउंट जो है वो 3.46 का है, और अगर बेचेंगे भी ना तो 4.44 मिलेगा। वैल्यू इन यू चाहे कुछ भी आ जाए, जीरो भी आ जाए, 54 करोड़ साल का कैश फ्लो है, साल का। तो ऑब्वियसली लुक्स लाइक ए मिसटाइपिंग, बट कुछ भी हो जाए 3.6 से तो नीचे रिकवरेबल अमाउंट होगा ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस ही अकेला 4.44 है, तो वैल्यू इन यूज कम भी आ जाएगा तो भी रिकवरेबल अमाउंट 4.44 तो होगा ही, 3.46 के तो नीचे नहीं जाएगा। तो कैश जनरेटिंग यूनिट में इंपेयरमेंट, जल्दी बोलो, कैरिंग अमाउंट 3.46 है, रिकवरेबल अमाउंट मिनिमम 4.44 है, तो इंपेयरमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब वो मशीन का भी इंपेयरमेंट नहीं, क्योंकि इसका लॉस आता तब तो मशीन को हम अलोकेट कर पाते, वहां तक सीन में हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप लिखेंगे, उन्होंने आंसर लिखा है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। आप बोलेंगे देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। सोचो, शॉर्ट सर्किट हुआ फिर भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। लिखो, रेडी? पहला लाइन में लिखो, द सैशे, SACHET, सैशे फिलिंग मशीन
was damaged because of a short circuit. हम लोग बता रहे हैं कि सीजीयू को हम लोग क्यों ढूंढने जा रहे हैं. फुल स्टॉप. दिस मशीन is not capable of generating independent cash flows. Full stop. Hence we have to find the smallest group of assets. उन्होंने ढूंढ के दिया है. हाँ, we have to find the smallest group of assets to which the machine belongs that generates independent cash flows. That generates independent cash flows. Full stop. In the given case, उसका नाम नहीं दिया है लेकिन ग्रुप ऑफ असेट लिख करके दिया हुआ है. In the given case, the details of the CGU are as follows. डिटेल्स ऑफ द सीजीयू को अंडरलाइन कर दो, वर्ड को. बोलो जल्दी से, कैरिंग अमाउंट कितना है सीजीयू का? सोचिए, मशीन का कैरिंग अमाउंट था ओनली 41 लाख. सीजीयू का इतना ज्यादा क्यों हुआ? ग्रुप ऑफ असेट्स है ना, बहुत सारा एसेट है. एकदम ठीक. नेट सेलिंग प्राइस वैल्यू इन यूज ऐसे लिख रहे हैं. देखो, नॉट गिवन. क्या प्रॉब्लम हुई थी बताओ तो? 54 करोड़ रुपया का एनुअल कैश फ्लो तो दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया हुआ है, और सीजीयू कितना साल चलेगा, ये कैश फ्लो कितना साल तक आएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है. तो नॉट गिवन लिखे. नॉट डिटर्मिनेबल वर्ड नहीं दे रहा हूं, नॉट गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा इसलिए नहीं दिया कि ये ऑलरेडी सफिशियंट है ये बोलने के लिए कि इंपेयरमेंट नहीं हुआ है. लिखो, recoverable amount however will be more than will be at least. लिखो, recoverable amount however will be at least 4.44. बोलो क्यों? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर लेना है. हायर तो अगर ये 0 भी आएगा तो ये 4.44 होगा मिनिमम, और अगर ये 94 आता है तो उससे ज्यादा ही होगा, तो मिनिमम 4.44 तो होगा ही. फुल स्टॉप. which is more than the carrying amount. Full stop. Therefore, there is no impairment. पैरा चेंज करो. देयर इज नो नीड. अब मशीन के बारे में लिख दे रहे हैं भाई, सीजीयू का इंपेयरमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम ये बोल रहे हैं मशीन में भी कोई इंपेयरमेंट लॉस चढ़ाना नहीं पड़ेगा. लिखो, देयरफॉर देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, नो नीड टू प्रोवाइड एनी इंपेयरमेंट लॉस for the, जल्दी बोलिए,
मशीन, बस। क्वेश्चन नंबर 11, पेज 79। अब ना कैश जनरेटिंग यूनिट, गुडविल, कॉर्पोरेट असेट्स, इनके सम्स खाली बचे हुए हैं। इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट, उसका रिवर्सल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व से एडजस्टमेंट, ये सब कर लिए हम लोग 2 दिन में। अभी ये सब बचा करते, जल्दी पढ़ो। पहुंच गए? स्टार्ट करें। पहले आप मेरे को ये बताओगे, पहली बार जब मशीन बिजनेस खरीदे थे, एक ही कैश जनरेटिंग यूनिट है, 4-5 ठो सीजीयू नहीं है। उसका असेट कितने का था, पेमेंट कितने का था, गुडविल कितने का था? तो आप लिखो लिख पाए? अब बताओ, बैलेंस शीट में 2 असेट है, एक ये वाला, एक ये वाला। लिखने के बाद बोर्ड पे देखो और हाँ बोलो। अब इसके अंदर 5, 10, 15, 20 असेट होगा, वो डिटेल नहीं दिया है, वो नहीं चाहता कि वहां तक जाएं बच्चे लोग, यहीं पे सलटाने का कोशिश किया गया है। ओके, तो बोलो। नहीं, ये कितने दिन, ये कौन से दिन की बात है? और इंपेयरमेंट डेट बताया है कि 4 साल आगे बढ़ा दें? खाली कि डेट बताया है, ठीक से डेट वेट नहीं बताया है, तो लिखो आफ्टर 4 years। हाँ तो ठीक है, फिर उसको भी एंड ऑफ 2001 पकड़ लो, और क्या। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर 31/12 पकड़ लो। चल बोल, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स कितना निकलेगा? 400 ना, माइनस कितना साल का लाइफ बताया है? 15 साल, और 4 साल गुजरा है ना, तो 400 इंटू 4/15, ये 106.67 आया क्या? मैं 107 ले लिया, बताओ कितना लिखूं? गुडविल का लाइफ बताओ। सब में बोला होगा तो देख के बताओ, नहीं तो अमलगमेशन याद करके बताओ।
सम में देखो क्या बोला है, सम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सम कुछ बोलता है तो वो लेना पड़ता है। गुडविल का लाइफ बताओ, नहीं बोला तो अमलगमेशन याद करो। नहीं अभी मैं बोला गुडविल के अमलगमेशन के हिसाब से गुडविल का लाइफ बताओ। 5 साल, तो 4 साल का डिप्रिसिएशन दे दो, अमोर्टाइजेशन तो करते हैं ना 4 साल 5 साल में, तो 4/5 × 200। याद आया? क्वेश्चन में सर लिख के देना चाहिए था ना गुडविल का लाइफ, लिख के देना चाहिए था, बट नहीं भी दे तो आता तो है हम लोगों को। बोलो, इन दोनों को ऐड कर लो। सर ये क्या निकला? ये कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इंक्लूडिंग गुडविल निकला। तो सर गुडविल क्या इसी कैश जनरेटिंग यूनिट का है? आंसर इज इसी कंपनी को तो खरीदे थे ना बेटा, तभी तो गुडविल दिए थे। मजा तो तब आता जब इस कंपनी में 4-5 यूनिट होता, फिर गुडविल एलोकेट नॉट एलोकेट का सम होता तो और अच्छा लगता। तो वैसा सम भी जरूर आना चाहिए। अगर हमने फाइनल में से ऐड किया है सम्स तो वो सब सम होंगे जरूर। विल डू दोज। अभी बताओ, इसका रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने निकाला होगा। प्रॉब्लम इनके यहां पे क्या हुई थी कि ये सब करना पड़ रहा है? हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया। तो ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट बताओ। ये ऐसे लिखो, ये कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। बोलो। बोलिए कितने का इंपेयरमेंट लॉस है? कैसे एलोकेट करेंगे? रेडी? क्या करना है अभी? 2 साल और गुजार देना है। लेकिन अब एसेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट गुडविल तो 0 हो गया। एसेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो 293 था, उसमें आप 21 का इंपेयरमेंट लॉस जब डाल दोगे तो 272 हो जाएगा। एक वर्किंग खत्म। अब नेक्स्ट लिखो 31/12/2007। मैंने देखा था अभी ऋषय ने बिना ये माइनस किए हुए 272 बोला था। क्या राइट है वो? क्या लॉजिक था? अरे सर 272 बचेगा, बाकी आपने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल बचा नहीं है और 272 बचना चाहिए। आप बोले थे इंपेयरमेंट में कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट तक पहुंच जाता है, तो यही कैरिंग अमाउंट बन गया ना। तो हम लोग डायरेक्ट बोल दिए थे
पर हम आपको माइनस करके दिखा दिए क्योंकि गुडविल 0 है। आगे अब आप 2 साल का और डिप्रीसिएशन देंगे। सॉरी, बोलो बेटा। $49। $223। अब क्या हुआ हमको बताओ, दोबारा इनको रिकवरेबल अमाउंट निकालने का क्या जरूरत पड़ा? रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ हो गया और इसके कारण अब इसका रिकवरेबल अमाउंट 342 हो गया। मैंने लिखा मैक्सिमम रिवर्सल 119। अब देखो, जब इंपेयरमेंट आया था ना, तो भी सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, इंपेयरमेंट आया था, मैंने कुछ किया नहीं था। जब इंपेयरमेंट हट रहा है ना, तो भी हम कुछ नहीं किए, सरकार ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया और मेरा रिवर्सल आ गया। तो मेरे केस में गुडविल को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है मालूम? छोटी सी है। अगर मैं गुडविल को 40 बढ़ा भी दूंगा ना, गुडविल का ऑलरेडी लाइफ खत्म हो गया है। भाई गुडविल को 40 का ही तो इंपेयरमेंट लॉस का गेन दूंगा, 40 का ही तो लॉस गुडविल में मैंने डाला था, तो 40 ही तो दे पाऊंगा गुडविल को, और वो 40 भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि गुडविल का 7 साल हो गया इनका, नहीं 6 साल है ना। लिखो, दिस इज एन, लिखो दिस इज एन, लिख रहे बाबा पहले, अब तो बाद में समझना ना, पहले लिखना चालू कर फिर पूछ के समझ लेना। दिस इज एन extraordinary situation where reversal is happening due to withdrawal of restrictions by the government। इंपेयरमेंट भी उसी वजह से हुआ था। Hence reversal of impairment of goodwill is possible। जो नॉर्मली मैं मना कर देता था ना कि गुडविल रिवर्स करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्या लिखा है? Hence reversal of, नहीं, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इज पॉसिबल। ये पॉसिबल मैंने लिखा, हाँ, बट हम कर क्यों नहीं पाए? लाइफ खत्म हो गया था। लिखो, बट इफ नॉर्मली वी सी that then already 6 years are lapsed, if normally we see already 6 years are lapsed and WDV of goodwill will
नॉर्मली बी जीरो। समझे क्या बोला? याद है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अगर दिए होते तो गुडविल जीरो हो गया होता, फुल स्टॉप। देयरफॉर नो गेन विल बी गिवन टू गुडविल। ओके, अब इधर आ जा मेरे बच्चे, तो गुडविल को भूल जाओ। तो फिर ये सारा गेन हम किसको दे पाएंगे? असेट को। रुको रुको रुको, असेट को पहले कितना लॉस डाले थे? लॉस कितना डाले थे? ओनली 21। तो 21 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं बढ़ा पाएंगे। लिखो, ये खत्म हो गया। पैरा चेंज करके लिखो, द एंटायर गेन therefore will be given to assets, but बोलो, but the loss earlier was कितना था? 21। अभी 21 भी फाइनल नहीं है, अभी एक टेस्ट और बाकी है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सो गेन अलोकेटेड इज 21। अब आप मुझे ये बताओगे बेटा, अभी मेरे असेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? देख के बोलो अभी। और मैं अगर 223 बोले ना, राइट बोले, अगर मैं 21 इसमें ऐड कर देता हूं तो 244 हो जाएगा। लिखो, दिस विल टेक द कैरिंग अमाउंट टू 244। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना होगा वो तुम बताओ। यहां तक तो हमने एकदम पूरा सिस्टमैटिक लिखे हैं, देखिए कि नहीं? बोलो, अब मुझे क्या करना होगा? अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ तो नॉर्मल WDV कितना होता? तो लिखो, नॉर्मल WDV इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट। $400 से चालू हुआ था ना रे? देख मैंने क्या लिखा, आप खाली हां बोल देना, बिकॉज हम बहुत केयरफुली लिखे हैं, हमारा कोई गलती नहीं है। हाँ, और 6 साल का डिप्रिसिएशन दे के जाएंगे ना, और शुरू से 6 साल का देंगे ना। एक स्टूडेंट ने बोला 240, मैंने लिख दिया, तुम लोग चेक करोगे। तो मैं 244 ले पाऊंगा क्या असेट को? 240 तक लिमिट कर दूंगा। इसका मतलब 21 नहीं रिवर्स करके 17 रिवर्स कर देंगे। लिखो, सो मैक्सिमम रिवर्सल इज ऐसे लिखो, 240 माइनस 223 दैट इज 17। हेलो, देखे कि नहीं? और हम लोग 17 कैसे निकाले? 244 तक जाने नहीं देंगे, 240 तक जाने देंगे, 4 नहीं बढ़ाने देंगे, 21 माइनस 4 करके 17। वो इजी है, लेकिन वो थॉट में ज्यादा इजी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए ये इजी है। हम 223 को 240 बनाएंगे। भाई अभी 240 लिमिट हो गया ना, तो उसके हिसाब से ये 17 होना चाहिए। अच्छा समझा? हाँ तो बोल दे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
बस वन बाय वन करते चलो। पेज नंबर क्या है 12 में? थोड़ा ज्यादा बेहतर सम है। गुड। क्या कहानी बनी ये बताओ। कोई कंपनी ने किसी कंपनी को खरीदा। किसने? 14 नंबर पढ़ रहे हो ना? आओ। अरे हम उधर देख रहे हैं। चलो बताओ। एनडीए ने स्मिथ को खरीदा। असेट और गुडविल दोनों लिखा हुआ है, लाइफ भी लिखा हुआ है ना? 8 साल की कहानी है। 31/3/2003 को एग्जैक्टली कितने साल बाद? पक्का, थैंक यू। क्या प्रॉब्लम हुई? प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंजेस की वजह से। नेट सेलिंग प्राइस निकाला गया, बोला नहीं पता चल सकता। कैश फ्लो पता किया गया, उसका पीवी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक बोल रहे ना? और गुडविल के साथ का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाने का कोशिश उन्होंने किया है, बट डिफिकल्ट है। बोलो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नेट सेलिंग प्राइस निकलेगा नहीं, वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट लेना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट तो सीजीयू पहले पता कर लो, रिकवरेबल अमाउंट पता कर लो, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो, अलोकेशन कर दो, जैसे पिछला सब में किए थे। बस एक ही फर्क है कि रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करना है। चलो पहले वही कर लेते हैं, वैल्यू इन यूज। और कितना साल बाकी है क्वेश्चन में? और कितना साल बाकी है? छह साल का कैश फ्लो बताओ। आपका फॉर्मेट रेडी हो गया? ये फॉर्मेट पहले भी यूज किए हैं ना?
बोल बेटा। नहीं, बढ़िया। डिस्काउंटिंग का फैक्टर 10% वाला लेना है ना। 9091, 3 ही साल का ले, 3 डेसिमल ही लेते हैं आप लोगों के लिए। 0.909, 826, 751, 683, 621, 564। $636, 578, 526। फिर से बारिश का माहौल कर दिया, देखिए कि नहीं रोड में बादल बादल वापस, सुबह सुबह धूप निकाला। आज फिर ठंडा हो जाएगा एकदम। 342, 311, 282। अरे ठीक है, 267475 ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ उतना हो गई। आप लोग 3 डेसिमल लिए कि 4 लिए? 3 लिए। 3 लिए होंगे तो फिर मेरे से मैच करना चाहिए। अच्छा, अमाउंट इन डेसिमल ले लिया, ओके, कोई बात नहीं। तो फिर लास्ट में कितना कितना आया? हाँ, तब 2674 रहने दे। अब मेरे को बताओ, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट 2 साल बाद वाला, माने एज ऑन 31/3, बोल एज ऑन 31/3, 2 साल बाद 2003। खरीदे थे कब रे कंपनी को? 31/3/2001, 2 साल गुजर गया। तो पहले आप मेरे को बताओ कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स 4000 ओरिजिनल है ना, माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन, माइनस 4000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये तुम सोच के बताओगे, सोच के माने क्या, देख के बताओगे। 8 देख लिए थे ठीक से, गुड बॉय। गुडविल कितनी थी रे शुरू में? 5 साल दिया है कि तुमने यूज किया? सुन ना, पिछले वाले सम में ना, सुन ना, पिछले वाले सम में वो लिख दो ना वो लाइन कि लाइफ ऑफ गुडविल इज अज्यूम्ड एज 5 years एज पर AS 14। बुक में नहीं, कॉपी में। हाँ, लेकिन अगला दे दिया है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली ये लोग करते नहीं है, बट 1 साल का प्रोजेक्शन करना था तो दे दिया, इसलिए देखो 500 ही दिया। देख, सेम ग्रोथ रेट लेकर के कि भाई नो ग्रोथ है, तो हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ठीक है, अगला 500 दे दिया, और अपन यही सोच के माने ना कि 5वां को बेस बना के 6ठा वाला दे दिया।
और ऐसे भी वो कुछ भी दे देना तो अपने को ये मानना पड़ेगा उसी हिसाब से ही निकाला है अगला, माने अगले ने लॉ वायलेट नहीं किया, अपन ऐसा मान के चलेंगे। पहुंच गए यहां तक। अब क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू बोलना है। बोलो फिर से। अब आपको बोलना है इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। एकदम सिमिलर सम नहीं है पिछले वाले सम के जैसा, खाली रिकवरेबल अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ा टेबल बना के, नहीं तो इट्स ऑलमोस्ट ए डिट्टो सम। और अब देखो बार बार गुडविल आ रही है, और गुडविल आए घबराना नहीं है, गुडविल को मिला के पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लो, निकाल के इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो गुडविल को पहले खत्म कर दो। अब लिखो लॉस अलोकेटेड टू गुडविल। पूरा गुडविल खत्म हो रहा है कि गुडविल बचेगा रे? कितना? ये मेरा बी का सॉल्यूशन है। देख मेरा ए का सॉल्यूशन पीछे था, ये वाला मेरा ए का सॉल्यूशन था। देख ये बी का है। सी में क्या मांगा है? खाली रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बोल दो। ऋषय अपने अंदाज में बोलेगा और हम अपने अंदाज में। देख मैं तो निकाल के लाया मेहनत करके, तू फंस जाता। बोल कब? अगर गुडविल बच जाता तो, अगर गुडविल बच जाता तो कैरिंग अमाउंट को तेरे को डिवाइड करके बताना पड़ेगा ना। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स। ये सेफ है ना? चलो अगला क्वेश्चन 14। बोलो बेटा, किसने किसको खरीदा? टी ने एम को खरीदा। एम कितने कैश जनरेटिंग यूनिट लेकर के टी के घर आया? 3। तीनों का असेट और गुडविल अलग अलग अलोकेट करके दिया हुआ है या हमें
करना होगा, करके दिया हुआ है। कौन से कंट्री में प्रॉब्लम है? तो क्या बी एंड सी नाम की जो कंट्री है, बेलग्रेड और चेकोस्लोवाकिया, बेलग्रेड तो कैपिटल है क्या, कंट्री थोड़ी है। बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उनको भी इंपेयरमेंट के टेस्ट से गुजारेंगे? सिर्फ ए को इंपेयरमेंट के टेस्ट से गुजारेंगे। अगर गुडविल अलोकेबल नहीं होता तो बॉटम अप टेस्ट भी करना पड़ता, फिर टॉप डाउन भी करना पड़ता। अलोकेबल है इसका मतलब खाली बॉटम अप टेस्ट से काम हो जाएगा। करें? बोलो। तीसरा सम एक ही स्टाइल का बना रहे हैं। नेक्स्ट, यहां तक पहुंच गए। तीन सम एक जैसा, एकदम डिट्टो। आगे क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे पढ़ लिए? पढ़ रहे हो, पढ़ लो। कितने कॉरपोरेट असेट्स हैं? 3 तो सीजीयू हैं। 3 तो सीजीयू है जिनका नाम है एबीसी। वो कॉरपोरेट असेट होते हैं जो सीजीयू को कैश जनरेट करने में हेल्प करते हैं। एक हेडक्वार्टर है और एक रिसर्च सेंटर है ना? ये लिखा है कि हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो है, ठीक पढ़ रहा हूं क्या, बताना मेरे को, वो तो अलोकेबल है। तीनों सीजीयू में आप उसको तो अलोकेट कर पाएंगे, बट रिसर्च सेंटर को अलोकेट करने का कहीं कोई लिखा भी नहीं है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग कर सकते हैं लिखा है। देखो, द कैरिंग अमाउंट ऑफ हेडक्वार्टर बिल्डिंग इज, जल्दी बोलो, नहीं, अलोकेटेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू ऑन अ वेटेड अलोकेशन बेसिस। एकदम लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। तो इनडायरेक्टली ये हिंट है बच्चों, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली लिखा हुआ भी देख, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसर्च सेंटर कैन नॉट बी अलोकेटेड। तब फिर मैं इतना बहस ही क्यों कर रहा हूं, ऊपर से ही तो पढ़ लूंगा तो दिख जाएगा। तो अभी सर करना क्या है, अभी हम लोगों को, क्योंकि तीनों का ही रिकवरेबल अमाउंट दिया और ये नहीं बताया है कि किस सीजीयू में प्रॉब्लम है किस में नहीं है, हेलो, तो हम लोगों को इंडिविजुअल सीजीयू को इंपेयरमेंट टेस्ट में डालना पड़ेगा। और क्योंकि रिसर्च सेंटर, सेकेंड लाइन बोल रहा हूं, क्योंकि रिसर्च सेंटर अलोकेबल नहीं है तो टॉप डाउन टेस्ट भी करना पड़ेगा, उसके इंपेयरमेंट के लिए टॉप डाउन भी करना पड़ेगा और बॉटम अप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली सीजीयू का इंपेयर, क्या नाम, रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है और हेडक्वार्टर बिल्डिंग लेकिन बॉटम अप टेस्ट से ही इंपेयर हो जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल है। तो आप ना एक काम करो, पहला काम, देखिए हेडक्वार्टर बिल्डिंग का अलोकेशन बेसिस में कुछ लिखा है, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। तो आप खाली एक काम करो, कैरिंग अमाउंट, सॉरी, ऊपर में ऐसे लिख लो, हेडक्वार्टर बिल्डिंग अलोकेशन बेसिस। कैरिंग अमाउंट इनटू लाइफ। ये खाली डिवाइड करने का, हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो 150 करोड़ रुपया का ना कितने का है ना, 150 लाख का, उसको तीनों में डिवाइड करना है ना, तो वो पता कर रहे हैं कि कितना कितना किसको किसको दे दें। तो उसका रेशियो कैरिंग अमाउंट लेने नहीं बोला है, कैरिंग अमाउंट इनटू लाइफ करने बोला है।
तो हर एक का कैरिंग अमाउंट बताओ, लाइफ बताओ। ऐसा ला 200 बोला, अरे 100 150 200 बोला क्या? ठीक है, एक बार चेक करो, मैं ढंग से सुना ही नहीं दिया मेरे को, तो मैंने इतना लिख दिया। अब मैं देख भी लेता हूं। हाँ, देख लिया मैंने। क्या निकला देख के बताओ। जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग है ना, उसको 1:3:4 में तीनों सीजीयू को अलोकेट करेंगे या बांट देंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना लाइफ वाला, तो हम लोग 2:3:4 में बांटते। हाथ देख, 2:3:4 में बांटते, जो मेरा हो गया 1:3:4। वो क्वेश्चन को स्पाइसी बनाने का कोशिश है। अब आप तीनों सीजीयू का कैरिंग अमाउंट निकालने जा रहे हो, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर बिल्डिंग। हाँ बेटा कर रहा हूं, डेसिमल नहीं लिखेंगे। हाँ, बोलिए, ए का असेट कितने का है, बी का, सी का, और हेडक्वार्टर बिल्डिंग टोटल 150 की है ना, 150। उन्नीस, 56, 75, एकदम गुडविल के जैसा ही है, घबराना नहीं है। अरे वैसा ही समय, बस बिल्डिंग की जगह गुडविल की जगह बिल्डिंग लिखा हुआ है, और एलोकेशन बेसिस 2:3:4 नहीं होके 1:3:4 हो गया। वो सब क्वेश्चन को स्पाइसी बनाया गया है, अदरवाइज सेम समय। अब इनका रिकवरेबल अमाउंट अलग अलग दिया होना चाहिए, क्योंकि हम बॉटम अप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल सीजीयू को इंपेयर किया जाता है। 199, हाँ बेटा 164, इम्पेयरमेंट लॉस। जिसने 80 लिखा, अपने अपने गाल में एक एक थप्पड़ मारो। बोलो क्यों नहीं लिखना चाहिए? लॉस नहीं है ना, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। सबने लिखा होगा 80, नहीं तो मेरा देख लिया होगा, उसमें क्या है। अब बताओ, मैं एक लाइन बोलूंगा, फट से सुदर्शन अग्रवाल का गलती निकालोगे। ये जो 42 है, ये हम पहले हेडक्वार्टर बिल्डिंग को दे देंगे, फिर अदर असेट्स में जाएंगे रेशियो में, क्योंकि गुडविल में भी द फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट, बट हेडक्वार्टर बिल्डिंग इज ए नॉर्मल इंपेयरिंग असेट। बिल्डिंग है भाई।
ये देखो 150:56, ये देख लो, तो माने 42 इंटू 150/206, डेसिमल नहीं लिखूंगा, 31:11। इसका भी वैसे ही निकाल लो, 4 इंटू 200/275, 3 रुपया 1 रुपया। क्या डिफरेंस देखे जब तुमने गुडविल को और जब तुमने कॉर्पोरेट असेट को इंपेयर किया? गुडविल में सारा लॉस पहले गुडविल को दे दिया जाता था, कॉर्पोरेट असेट में जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है। अब आप मुझे ये बोलोगे सबका लिखना हो गया, लिख लो जल्दी। नहीं लिख लो, मैं वेट करूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बढ़िया स्पीड से हुआ। 6 हम सोचे थे 6 का 6 हो जाएगा, और 3:30 टारगेट था क्योंकि 4 बजे से नया क्लास है। अब ऐसे तो सब कुछ इंपेयर हो गया, फिर हमको टॉप डाउन टेस्ट में क्यों जाना पड़ेगा? सर रिसर्च सेंटर बच गया ना आपका, छुए ही नहीं उसको, तो इंपेयरमेंट तो वहां भी हुआ होगा या हो सकता है। तो अब हम लोगों को रिसर्च सेंटर को इंक्लूड करता हुआ एक लार्जर सीजीयू खोजना पड़ेगा। याद करिए, जब कोई भी असेट अलोकेट नहीं हो पाता, वी हैव टू फाइंड आउट ए लार्जर सीजीयू टू विच दैट असेट कैन बी अलोकेटेड। मैं गुडविल के लिए नोट लिखाया था बहुत प्यारा सा, जाओ वो नोट को लाउडली पढ़ो पीछे जाके, सिर्फ वही वाला हिस्सा। नहीं, उसके पहले लिखाया होगा, टॉप डाउन टेस्ट बोल के कुछ लिखाया होगा। हाँ ये वाला पढ़ो, वी विल फर्स्ट इंपेयर दी रेलेवेंट सीजीयू, देयर आफ्टर वी विल फाइंड दी, इसको बोलते हैं टॉप डाउन टेस्ट। ये जो मैं अभी करूंगा, देयर आफ्टर वी विल फाइंड दी लार्जर सीजीयू टू विच गुडविल कैन बी एसोसिएटेड या अलोकेटेड, दिस इज कॉल्ड, वहां लिखाए भी होंगे। मेरे पास आज ऐसा हालत रिसर्च सेंटर की वजह से हो गया है, तो अब मुझे टॉप डाउन टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं टॉप डाउन टेस्ट? लार्जर सीजीयू दे दिया है, वो पूरी कंपनी को बोला लार्जर सीजीयू। देख सर कहां लिखा, एम, ए बी सी एम, नीचे, तो एम इज द लार्जर सीजीयू। तो अभी मैं सबका कैरिंग अमाउंट निकालूंगा, एवरीथिंग का। कौन सा कैरिंग अमाउंट लूंगा आप लोग सब लिखो पहले लिखो नीचे, फिर नहीं तो भूल जाओगे। लिखो, नाउ वी हैव टू डू टॉप डाउन टेस्ट for research center impairment. Full stop. The larger CGU is M. Which is the entire company.
थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है, आप बताना, हम बहुत अच्छे से समझाए थे, जो जो समझने में बाकी रह गया होगा यहां से समझना। हम गिरा हुआ अमाउंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप इंपेयरमेंट कर चुके हो। बॉटम अप करने के बाद टॉप डाउन होता है, पहले एक बार इंपेयरमेंट हो चुका है, अभी दोबारा रिसर्च सेंटर को चुन के मार रहे हैं, पर उसको चुन के मारने के लिए हम लोग को लार्जर सीजीयू ढूंढना पड़ रहा है, हम लोग कर भी लिए। अब ये सब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। मेरा ऊपर में -31 हम लिख दिए थे, फिर हमने देखा ना ए नहीं बी इंपेयरमेंट हुआ है, तो फिर हम 31 को नीचे उतार दिए। अब आप हमको बताओ, सब कुछ आपको लिखना है, मैं जानबूझ के ब्लैंक छोड़ दिया, ये 100 लिख दिया। ये समझे? 150 माइनस 31, बोलो आंसर। ये सी बताओ। गुड गर्ल। यहां पे 2 बार माइनस क्यों लिखा, पकड़ पाए? 2 बार लिखा माइनस माइनस, देखो ना दिखेगा आपको, पीछे ऊपर देखो ना दिखेगा, जो आप ऊपर वर्किंग किए हैं ना उसको देखो, दिखेगा। बिल्डिंग 2 बार इंपेयर हुआ है। बी का हुआ है ये कितना, 11, सी में 1, दोनों तो बिल्डिंग ही है। 11 करोड़ और 11 लाख और 1,12,00,000 इंपेयर हुआ है। 138, और रिसर्च सेंटर में प्रॉब्लम नहीं है, 50। recoverable amount of M, नो इम्पेयरमेंट लॉस लिख के मैं छोड़ सकता था, एग्जाम में छोड़ देना, फिर भी मैंने नीचे में एक लाइन लिखा, हेंस डैश विल नॉट बी इम्पेयर्ड। आपने वहां एक लाइन देखा, हालांकि मैंने यूज नहीं किया उसको, लेकिन एक सुंदर लाइन लिखा लास्ट में। ए का अलग से रिकवरेबल अमाउंट है 199, बी का, सी का, तीनों मिलके ही तो एम बना था। तो एम का 634 नहीं होके 720 है, वहां लिखा है देखो, इसलिए 720 है कि रिसर्च सेंटर भी तो कैश फ्लो कंट्रीब्यूट करता होगा, तो इसलिए वो 720 दिया है। वो जो लास्ट लाइन है वो बुक में लिखा हुआ नहीं था, वो मैंने लिखा अपने मन से। वो एग्जाम में नहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, और बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को तो। बट एनीवे, हमें ये बताया जाए, आपको इंपेयरमेंट का एस ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, एकदम ब्यूटीफुल है ना। एक क्वेश्चन बचा हुआ हमारा 5 नंबर।
सर क्या मांगा है वही समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। सर कोई डेटा तो है ही नहीं। नहीं, आपको खाली ये देखना है कि ईच ऑफ द टाइटल, टाइटल का मतलब मैगजीन बिकती है ना, इंडिया टुडे, टाइम्स इंडिया जैसे मैगजीन नहीं बिकती है क्या? तो कंपनी के पास 150 मैगजीन है, 80 मैगजीन टाइटल उसने खुद डेवलप किए हैं, वो कोई बैलेंस शीट में एसेट के रूप में लिखा हुआ नहीं है, बाकी 70 उनका खरीदा हुआ है। तो वो ये बोल रहा है, इंपेयरमेंट के बारे में बात कर रहा है वो, और क्या वो बोलता है कि हर एक टाइटल से दो तरह से, माने हर एक मैगजीन का दो तरह का इनकम आता है। एक उस मैगजीन का खुद का बिक्री से होता है, मैगजीन सेल होता है, और एक उस मैगजीन के अंदर जो एडवर्टीजमेंट स्लॉट बिक्री होता है ना, उसका होता है। और दोनों ही आराम से कंप्यूटेबल है और आइडेंटिफायबल है। नहीं समझे? खाली एक लाइन लिखा कि ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लो एक मैगजीन है, उसमें एक ग्रुप ऑफ मैगजीन्स है, जैसे मान लो 20 ठो, वो खाली बच्चों का है, 10 ठो मान लो मेल एडल्ट लोगों का है, 20 ठो बिजनेस का है, 15 ठो मान लो फीमेल एडल्ट लोगों का है। ऐसे करके हमारा कस्टमर सेगमेंट बनाया हुआ है। हम कोई भी इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल को, जैसे मान लो एक टाइटल है मेरी सहेली, हम उस मेरी सहेली को अगर मेरे को लगेगा ना इसको बंद कर देना है, तो हम इंडिविजुअली बंद कर देते, ये नहीं कि हमको पूरा सेगमेंट को बंद करना पड़ेगा। हम एक टाइटल खत्म हो रहा, हमको लग रहा है अब इसको बेच के दूसरा, इसको बजाय हमको दूसरा मैगजीन निकाल लेना पड़ेगा, तो मेरी सहेली हटा के चंट सहेली निकाल लेंगे। कुछ नाम याद ही नहीं, हम क्या करें? तो सर ये सब नाम कहां से याद आ रहे हैं? भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं, एक सीरियल आता है, अब तो देख ही नहीं रहा हूं मैं, तो प्लीज, तो उसमें ये वो जो विभूति, हाँ इसको भी सलाह को सब मालूम है, देख बोला रीता भाभी पढ़ती है, वो विभूति की वाइफ जो है वो मैगजीन पढ़ती है। तो उसमें क्या था, मेरी चंट सहेली नाम है मैगजीन का, तो हम इसीलिए हम क्या कि 2 पार्ट में डिवाइड किए, मेरी सहेली, चंट सहेली। सो एनीवे, नाउ लेट अस क्लोज दिस डिस्कशन। तो अब आपको यह पूछा जा रहा है कि लास्ट लाइन में कि व्हाट इज द सीजीओ ऑफ द इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल। तो क्या इंडिविजुअल टाइटल का रेवेन्यू निकालना पॉसिबल हो रहा है क्वेश्चन में? एक एक मैगजीन का रेवेन्यू पता कर पा रहे हैं? एक एक मैगजीन फिर इंडिपेंडेंटली, मोर और लेस इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर ही रही है। लिखो, तो इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल ही इंडिविजुअल सीजीयू है। लिखो, द रिकवरेबल अमाउंट of individual magazine title can be assessed। सच है ये बात, फुल स्टॉप। Even though some advertising income of an individual title is influenced by other titles of same consumer segment, comma, cash flows from direct sales and advertisements are identifiable
for each title. Para change. Further, each title is managed and can be abandoned individually. क्लोजिंग रिमार्क्स. देयरफॉर पैरा चेंज करके कैश फ्लोज ऑफ इंडिविजुअल टाइटल्स क्या टाइमिंग है देखो, 3:25 हुआ है. कैश फ्लोज ऑफ इंडिविजुअल टाइटल्स कैन बी कंसिडर्ड लार्जली इंडिपेंडेंट. more or less independent है. So each magazine title is, बोलना था, a separate cash generating unit. थ्योरी का क्वेश्चन आते हुए लिखने में जान निकलने लग जाता है. नहीं, प्रैक्टिकल सम जब तक बनता रहा, हाँ ठीक है बढ़िया चल रहा है. एक तो अचानक इसे लिखने में काम आते ही इतना सही लिखे. आज तो हम लोग बाकी में तो शुरू का एज में कितना लिखते थे, लेकिन अब इतना लिखने में भी तकलीफ हो रहा है. अच्छा, इसका एमसीक्यू बाकी है रे. चल 5 मिनट में कर लेते हैं. बोलता है तो एमसीक्यू. मैं तो देखा ही नहीं एमसीक्यू भी है, ध्यान ही नहीं दिया. मतलब पेज नंबर बोल जल्दी. कैसा घटिया क्वेश्चन बना के दिया. क्वेश्चंस आर वेरी बैड. आप लोगों का वो बना दिए हम एमसीक्यू, उसका आप लोगों को वो दे देंगे पीडीएफ. फिर 2-3 क्लास हम लोग बैठ के उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या है. इफ देयर इज एन इंडिकेशन दैट एन असेट मे बी इम्पेयर्ड बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट. निकाले तो नहीं आया, तो बोलता है फॉलोइंग आर ट्रू. इसमें से क्या ट्रू है? ए लिखा है नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द कंपनी कैन कंटिन्यू द असेट इन द बुक्स एट द बुक वैल्यू इटसेल्फ. मैं मानता हूं ए करेक्ट है. बी देखो, द कंपनी शुड रिव्यू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ AS10. ये तो करना पड़ता है, तो ये भी तो ट्रू है. सी में लिखा द कंपनी कैन फॉलो आइदर ए और बी. नहीं, आइदर ए और बी तो नहीं है, दोनों ही ट्रू है. द कंपनी शुड रिव्यू द स्क्रैप, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. नहीं, लाइफ भी रिव्यू करना पड़ता है. तो अब ए और बी दोनों ट्रू है. देखो ठीक है, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, लेकिन नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड को लेकर के मैं बोलूंगा कि फर्दर एक्शन तो चाहिए ही. डेप्रिसिएशन को लेकर तो एक्शन चाहिए. तो अगर ए और बी में से मैं, अगर मेरे को बोलता ना ए एंड बी का ऑप्शन रहता ना, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो मैं उसको चुन लेता. लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन क्या, मेरे को आइदर ए लिखना है और बी लिखना है, तो हम ए में कमी ढूंढ रहे हैं. तो लिखा नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड.
तो मैं ये बोलूँ कम से कम डेप्रिसिएशन को लेके तो एक्शन AS10 वाला तो चाहिए ना, तो आप इसमें B को करेक्ट मारो। पढ़ो, ये भी बहुत ही घटिया टाइप से सम बनाया हुआ है, बट आप बोल पाएंगे। इन केस गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। ABCD में से एक ट्रू है, तो कौन ज्यादा ट्रू है वो देख लेना। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ गुडविल कैनॉट बी अलोकेटेड टू CGU फॉल्स। बॉटम अप तो आप तभी लगा पाओगे जब अलोकेशन पॉसिबल हो। अप्लाई टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैनॉट बी अलोकेटेड टू CGU अंडर रिव्यू। मैं टू अ लार्ज एक्सटेंट इसको राइट बोलूंगा, लेकिन मैं ढूंढूंगा और भी कुछ राइट है, क्योंकि टॉप डाउन लगाने के पहले भी बॉटम अप लगाना पड़ता है। खास करके कोई भी CGU जो प्रॉब्लम में रहता है उसका इंपेयरमेंट के लिए बॉटम अप लगाना पहले पड़ता है। समझे क्या बोला? टॉप डाउन अलोन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। आगे, अप्लाई बोथ बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैनॉट बी अलोकेटेड। ये ज्यादा राइट है। आप लोग पहले ही बोल दिए थे ना सी, कोई तो सी चिल्लाया था उधर से, टिक मार दे। सेम काम कॉर्पोरेट असेट में भी होता है। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, देख लो। डी हम लोग पढ़े नहीं, डी क्या था रे? नहीं, दोनों। नंबर 4, गुडविल रिटर्न ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स्ड। मोर और लेस ये राइट है, बट हम वेट करेंगे। Goodwill written off can be reversed without any conditions to be made. No sir. Goodwill written off can be reversed only if certain conditions are met. Yes. एकदम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का कुछ हो। तो A एंड C में C ज्यादा सही है। Goodwill written off can be reversed, ये भी राइट है, लेकिन C का ताकत ज्यादा है। कुल मिला के क्वेश्चन घटिया है। अच्छा देखिए, जानते हो बेटा, ये जो हम लोग MCQ वगैरह, मैं मानता हूँ MCQ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, लेकिन जानते इसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। ये जो हम लोग प्रैक्टिकल सम बनाने में जो 3-3 क्लास दे देते हैं ना, उसकी वजह से ये सारे MCQs हम लोगों को इजी लग रहे हैं, या हम लोग इतना इतना नोट्स लिख रहे हैं, इतना इतना टाइम दे रहे हैं। आपको नहीं लगता ये वाला बात है? ऐसे डायरेक्टली ये खाली रीडिंग करके आ जाने से प्रॉब्लम होता। ये जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप पूछते हो, मैं पूछता हूं, मैं बताता हूं, इन्वॉल्व करता हूं, इसके लिए भी हम लोग को लग रहा है, हम लोगों को इजी लग रहा है। नहीं, चलो कब मिलेंगे? अब 4 बजे तो मिल ही रहे हैं। ठीक है ना, 4 बजे देखते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा, कल तो बोले थे ना हम लोग हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास तो बफर भी था ना आज, बहुत बड़ा वाला बफर।